Hello friends. In the last lecture, we discussed starting of the living world. Today, today's lecture is the continuation of that lecture. In the last lecture, we discussed about reproduction. हमने बोला जो रिप्रोडक्शन है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका मतलब ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स में चल रहा है और ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये प्रोजेनी फीचर है। मतलब इस प्रोसेस से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं जिससे उनकी जो रेस है वो कंटिन्यू रहे। अदरवाइज लाइफ स्पैन तो डेफिनेट है, अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस ना होता तो स्पीशीज है वो खत्म हो जाती। दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। देन इस केस में हमने बात की जो रिप्रोडक्शन है वो तो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। Asexual reproduction. Asexual reproduction is uniparental. और ये यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है, इस रिप्रोडक्शन में हम नोटिस करते हैं मे और मे नोट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमीट्स। हो सकता है जो गेमीट्स हैं ये इन्वॉल्व हो सकता है जो गेमीट है ये इन्वॉल्व ना हो। ये बड़ी जबरदस्त लाइन है तो ये थोड़ा कंफ्यूज करती है। ये मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट इन्वॉल्व हो सकता है, तो इस लाइन को समझते हैं। पहले इस लाइन को समझने के लिए हम एक स्पेशल टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, पार्थेनो का मतलब है वर्जिन। तो हम इसे वर्जिन बर्थ भी बोल सकते हैं। तो इस केस में जो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस है इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है ये एग ले करता है, ग्लेज एन एग। जो एग है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन यंग वन में हैच आउट हो जाता है। तो इस केस में हमने देखा एग तो बना जो गेमीट है, और जो ये गेमीट है बिना फर्टिलाइजेशन के यंग वन प्रोड्यूस कर रहा है, इसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ये प्रोसेस है जो पार्थेनोजेनेसिस, ये प्लांट्स में भी पाया जाता है, बहुत सारे प्लांट्स में पाया जाता है, बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल्स में बहुत सारे इंसेक्ट्स में पाया जाता है, और कुछ बड़े ऑर्गेनिजम्स में भी पाया जाता है। जैसे इसकी आप एग्जांपल ले सकते हो, लेसर्टा, सेक्सिकोला,
अर्मानिका, लेसर्डा सेक्सिकोला अर्मानिका, एक लिजर्ड है ये। जो ये लिजर्ड है, इस लिजर्ड में मेल होते ही नहीं, जो इसकी स्पीशीज है इट कंटेन्स ओनली फीमेल्स। ओनली फीमेल्स आर इन स्पीशीज, देयर इज नो मेल्स। अब जो फीमेल है वो एग ले करती है, जो एग्स हैं वो हैच होते हैं, उससे यंग वंस बनते हैं, यंग वंस भी फीमेल्स बनेंगी, वो फिर एग ले करेंगी एंड ये कोर्स चलेगा। एंड दिस इज नोन एज वर्जिन बर्थ और पार्थेनोजेनेसिस। प्लांट्स में एग्जांपल ले सकते हैं, हॉकवीड। हॉकवीड एक प्लांट है जिसमें आपको पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे वेस्प हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिनमें आप इस प्रोसेस को देख सकते हो। इवन कल भी हमने एक एग्जांपल ली थी, ड्रोन्स, जिन्हें हम मेल्स बोलते हैं, इन हनी बी। जो हनी बी है उसमें जो ड्रोन्स हैं, इनमें ये जो मेल्स हैं ये अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहे हैं, तो ये भी पार्थेनोजेनेसिस का प्रोडक्ट हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला मे, गैमीट इन्वॉल्व हो सकता है, मे नोट, हो सकता है गैमीट इन्वॉल्व ना हो, इसका ध्यान रखना है। ये थोड़ी सी अलग और अजीब सी बात है अगर 10th के कंपैरिजन में हम इसे डिस्कस करें। तो अब बेसिकली जो पार्थेनोजेनेसिस है, इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, इस चीज पे भी बहुत कंट्रोवर्सी मिलेगी आपको। बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, बट हमें इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कंसीडर करना है। उसका रीजन मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है उसमें। तो अब हमने ऑब्जर्व किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, मे और मे नॉट इन, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट। तो इस केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी मेथड से होती है। ये मेथड्स हम बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं लोअर क्लासेस में, जैसे हम इसमें पढ़ते हैं बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। इसके अलावा भी काफी मेथड्स पाए जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में स्पेशली आप लिखो एसेक्सुअल, क्योंकि स्पोर सेक्सुअली भी बन सकते हैं। एसेक्सुअल, asexual spore formation, and many more methods are there. अब ये रब करते हैं। अब जो वर्ड है बाइनरी फिशन, बड़ा कॉमन वर्ड है, हमने काफी बार पढ़ा। बाइनरी टू, फिशन का मतलब डिवीजन। जो एक ऑर्गेनिज्म है, ये मान के चलो एक बैक्टीरिया है,
हमने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर डिस्कस की। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में तो सबसे बाहर क्या होता है बैक्टीरिया के, रिजिड सेल वॉल विद माइनर इलास्टिसिटी, और उसके बाद ये ब्लैक कलर वाली जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है ये सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ये इनवर्ड फोल्डिंग है, दिस इज मीजोसोम, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मीजोसोम। अब बेसिकली जो ये मीजोसोम है इसके साथ इसका जेनेटिक मटेरियल अटैच्ड है जो विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप के डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, इसे थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, ऐसा ही ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड सुपरकॉइल्ड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेक्ड सुपरकॉइल्ड डीएनए। अब सबसे पहले क्या होगा इस बैक्टीरिया में, जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इस बैक्टीरिया ने जो मॉर्फोलॉजी लेनी है, जो इसमें प्रोसेसेस चल रहे हैं इसकी सर्वाइवल के लिए, जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है वो सारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल किया जा रहा है जीन्स के थ्रू, और जीन्स पड़े हैं इस डीएनए में। तो इसका मतलब अगर एक से दो बैक्टीरिया बनने हैं तो उसे भी जेनेटिक मटेरियल देना पड़ेगा, और सबसे पहला काम क्या होगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रेप्लिका का मतलब बताया था, जैसे फोटोस्टैट करते हैं एक से दो कॉपीज बनती हैं, वैसे ही ये जेनेटिक मटेरियल है रेप्लिकेट कर जाएगा। अब जब जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करेगा तो उस केस में इसका जो मीजोसोम है वो भी बाद में डिवाइड करेगा। सबसे पहले आप देखिए ये इनवर्ड फोल्डिंग है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसके साथ पहले एक जेनेटिक मटेरियल लगा हुआ था, अब दो लग गए। दिस इज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब क्या होगा, जो इसका मीजोसोम है जिसके साथ इसका जीनोम जेनेटिक मटेरियल अटैच हुआ है ये रेप्लिकेट करेगा, ये डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करके ये देखिए एक मीजोसोम ये बन गया, दूसरा मीजोसोम ये बन गया, और दोनों मीजोसोम एक दूसरे से दूर जाने शुरू हो जाएंगे सेंटर से पेरिफेरी। और जब ये मीजोसोम्स मूव करेंगे सेंटर टू पेरिफेरी तो उस केस में ये जेनेटिक मटेरियल भी इनके साथ मूव कर जाएगा। और इसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होने के बाद एक से दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। इस तरह की डिवीजन को हम बाइनरी फिशन बोलते हैं, और जो ये बाइनरी फिशन है इट इज वेरी कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। और आप बोल सकते हो बाइनरी फिशन इन फेवरेबल कंडीशंस। जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तब ये डिवाइड करेगा बाइनरी फिशन के साथ। इसके अलावा आप और एग्जांपल भी ले सकते हो। एग्जांपल्स बैक्टीरिया के अलावा पैरामीशियम, जो पैरामीशियम है ये एक प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा क्या होते हैं,
यूनिसेलुलर यूकेरियोट, जैसे बैक्टीरिया है, ये बिलोंग करता है किंगडम मोनरा को। और किंगडम मोनरा में क्या आते हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। एक बार बेसिक्स के लेक्चर दोबारा देखोगे तो ये चीजें रिकवर कर जाएंगी। लो जी, बाइनरी फिशन समझ आ गया। सिंपली एक ऑर्गेनिज्म का एक से दो में डिवाइड हो जाना। और जो इसमें हम ऑर्गेनिज्म देखते हैं जो बाइनरी फिशन से डिवाइड होते हैं, उनमें आपको नजर आएगा बैक्टीरिया, पैरामीशियम, इवन एक एग्जांपल और ले सकते हो, यूग्लिना। ये यूग्लिना भी बिलोंग करता है प्रोटिस्टा को। लो जी, तो हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट मेथड डिस्कस किया, बाइनरी फिशन। अब बेसिकली सारी दुनिया को पता है एक से दो होना इज बाइनरी फिशन। तो एक तो मैटर कर गया बैक्टीरिया में एक से दो कैसे होते हैं। सबसे पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन, एक से दो सेल बन गए। तो इसी तरीके से डिवाइड करता है अपना पैरामीशियम, इसी तरीके से बाइनरी फिशन शो करता है अपना यूग्लिना। इसके बाद हमने सेकंड मेथड देखा बाइनरी फिशन के बाद, मल्टीपल फिशन। इसका भी नाम बता रहा है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल का मतलब मैनी, फिशन का मतलब डिवीजन। इसका मतलब इस केस में एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा, बहुत सारी कॉपीज बनाएगा अपनी। एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, दैट्स व्हाई इट इज मल्टीपल फिशन। अब ये होता किसमें है मल्टीपल फिशन? तो एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है जो मैं देने जा रहा हूं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब किसी मेडिकल वाली बैकग्राउंड वाले बंदे से पूछोगे विच इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, देन आंसर इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो एक प्रोटोजोन है, प्रोटिस्ट है। इसका मतलब ये भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट हो गया, क्योंकि प्रोटिस्ट क्या होते हैं? सिंगल सेल, और ट्रू सेल्स प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है। तो ये पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। तो ये डिवाइड करता है मल्टीपल फिशन से। तो इसमें रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस हुई, कैरियोन, देखो वर्ड आ रहा है ना बार बार, कैरियोन। तो हमने यहाँ पे भी देखा कैरियोट्स, कैरियोट्स, कैरियोन। तो पहले भी हमने डिस्कस किया, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस इज द डिवीजन। तो रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस से ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड के बाद इसमें होगी साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो उस केस में आप नोटिस करोगे ये लो, इसका साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो गया,
तो अब ये मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा, रप्चर करने के बाद ये स्ट्रक्चर्स इससे बाहर आ जाएंगी। इसे बोलते हैं हम मल्टीपल फिशन। एक से कितने सारे ऑर्गेनिजम्स बन गए। तो पहले हमने डिस्कस किया बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में आपको याद रखना है बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना। उसके बाद आपको मल्टीपल फिशन में याद रखना है कोस्टिव एजेंट ऑफ मलेरिया, कोजेटिव एजेंट जो कोज कर रहे हैं डिजीज मलेरिया। तो अब फीमेल एनोफिलीज हमने पढ़ा वो वेक्टर है। वेक्टर का मतलब स्प्रेडर ऑफ डिजीज, जो बीमारी को फैला रही है। अब एक इंसान है, उसे मलेरिया हो गया, उस मलेरिया के पेशेंट को एक फीमेल एनोफिलीज ने बाइट किया। जब फीमेल एनोफिलीज ने बाइट किया तो उसके बाद हमने नोटिस किया जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की स्टेजेस हैं वो मॉस्किटो में पहुंच गई। उसके बाद वो मॉस्किटो में डेवलप हुई। अब इस फीमेल एनोफिलीज ने बाद में जिसे काटा उसे भी मलेरिया हो गया। तो इसका मतलब जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, ये वेक्टर है। वेक्टर का मतलब स्प्रेडर ऑफ डिजीज। स्प्रेडर ऑफ डिजीज। मल्टीपल फिशन के बाद हमने नोटिस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेथड बडिंग भी आता है। इट इज वेरी कॉमन मेथड इन ईस्ट। ईस्ट हाइड्रा, स्पॉन्जिस। ईस्ट सेल है जो, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें ये न्यूक्लियस नजर आ रहा है इसका। तो इस केस में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी। कैरियोकाइनेसिस से आप नोटिस करोगे 1 से 2 न्यूक्लियस हो गए। अब बेसिकली इसकी बॉडी पे छोटी सी प्रोट्रूजन बनना स्टार्ट होगी, स्मॉल प्रोट्रूजन ऑन ओवर इट्स बॉडी। ओवर बॉडी। अब जो ये 2 न्यूक्लियाई बने हैं तो एक न्यूक्लियाई ट्रांसफर हो जाएगा इस बड के अंदर, और उसके बाद ये बड पेरेंट बॉडी से डिटैच होएगी। इट विल डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी। bud will detach from parent body. And will behave as new organism. इसे बोलते हैं बडिंग। और ये बडिंग आपको हाइड्रा में भी देखने को मिलेगी। ये बडिंग आपको स्पॉन्जिस में भी देखने को मिलेगी। स्पोर फॉर्मेशन। जो स्पोर बनाना है ऑर्गेनिज्म का, ये बेसिकली आप नोटिस करोगे जो ऑर्गेनिज्म है ये ज्यादातर कब स्पोर्स बनाते हैं? ये स्पोर्स बनाते हैं ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशंस को टाइड ओवर कर सके।
spore formation for perennation. And what is perennation? To overcome अनफेवरेबल कंडीशंस, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस को निकाला जा सके। तो अब ये स्पोर फॉर्मेशन है, ये भी आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में नजर आएगी। इवन जो अमीबा है ये भी स्पोर्स बनाता है। कब बनाता है? आजकल गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब जून जुलाई तक गर्मी अपनी पीक पे जाएगी। जब जून जुलाई तक गर्मी पीक में जाएगी तो जो छोटे छोटे पोंड्स हैं, डिचीज हैं, इनमें जो पानी पड़ा है ये सूख जाएगा। और ये अमीबा तो हमने देखा पानी में पाया जाता है, पोंड्स में पाया जाता है। अब जब पानी सूख गया तो उस केस में जो ये अमीबा है ये अनफेवरेबल कंडीशंस को टाइड ओवर करने के लिए एक थिक वॉल अपने अराउंड सिक्रीट कर लेगा, एक 3 वोल्ट थिक वॉल डेवलप करेगा अराउंड, ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस को टाइड ओवर कर सके। और जो स्पोर फॉर्मेशन है ये बैक्टीरिया में भी देखने को मिलेगी आपको। पर सारे बैक्टीरिया स्पोर्स नहीं बनाते, देयर आर फ्यू बैक्टीरिया। विच फॉर्म स्पोर्स, याद रखना बड़ा आसान है, ए बी सी याद रखो। These are ABC bacteria form spores. These are spore forming bacteria. A से याद रखो एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। ये एंथ्रेक्स एक डिजीज है जो ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया कोज करता है। बेसिलस, बेसिलस का मतलब क्या है? बेसिलस का मतलब रोड शेप्ड। इसका मतलब जिन बैक्टीरिया की शेप रोड जैसी है वो स्पोर्स बनाते हैं। और एक जीनस और है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम जीनस। जीनस ऑफ बैक्टीरिया, ये भी स्पोर्स बनाते हैं। तो इजी हो गया, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हो गए? ए बी सी, एंथ्रेक्स, बेसिलस एंड क्लोस्ट्रीडियम। और एंथ्रेक्स क्या कोज कर रहा है? एंथ्रेक्स डिजीज। ये एनिमल्स को बहुत बुरी तरह इन्फेक्ट करती है डिजीज। अब जो स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्ज ऑफ फंगस, सॉरी, स्पोर फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई। अब जो फंगस है इसमें तो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी स्पोर्स नजर आएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी स्पोर्स नजर आएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा था ना स्पेशली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर्स। इसका मतलब स्पोर्स एसेक्सुअली भी बन सकते हैं, सेक्सुअली भी बन सकते हैं। और फंगस दोनों तरह के स्पोर्स बनाती है, सेक्सुअल स्पोर्स भी बनाती है, एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनाती है। एसेक्सुअल स्पोर्स में काफी नाम है, हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई में। स्प्रेंजियोस्पोर्स, प्लेनोस्पोर्स, हिप्नोस्पोर्स, क्लेमाइडोस्पोर्स, ये अपना जू स्पोर्स, मोटाइल स्पोर है, जू वर्ड आ गया, मोटाइल स्पोर्स। तो अभी नहीं रहने दो, बाद में डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखो, स्पोर है क्या? स्पोर एक डोरमेंट स्ट्रक्चर है। जो बॉडी है उसने अपने अराउंड एक थिक कवरिंग डेवलप कर ली है ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन को टाइड ओवर कर सके। तो स्पोर फॉर्मेशन
आप बोल सकते हो ज्यादातर इसलिए होती है ताकि ये पेरिनेशन में हेल्प करती है। स्पोर फॉर्मेशन के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम सुजेस्ट कर रहा है, फ्रेगमेंट टुकड़े, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसके फ्रेगमेंट्स होंगे, जो फ्रेगमेंट्स हैं वो नए ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करेंगे। दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। जो ऑर्गेनिज्म है ये मान लो, सबसे पहले मैं इसकी एग्जांपल को थोड़ा सा बेटर कर देता हूं। फ्रेगमेंटेशन इन फंगस, और हमने पढ़ा जो फंजाई है इसका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, स्पोर बनाना। ये फंगल स्पोर है, डोरमेंट स्ट्रक्चर, थिक वॉल स्ट्रक्चर है। अब जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये स्पोर जर्मिनेट होगा। जब ये स्पोर जर्मिनेट होगा तो जर्मिनेट होने से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इट विल फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। And this thread like structure is known as हाइफा। अब जो हाइफा है ये इंटरवूव हो जाएंगे, जैसे हम जो ऊन का धागा है जब उसे बुनते हैं तो उससे स्वेटर बन जाता है ना, वैसे ये हाइफे आपस में इंटरमिंगल हो जाएंगे, ये बुने जाएंगे, तो ये बन जाएगी बॉडी। बॉडी ऑफ फंगस बनी कैसे, बाय इंटरवूविंग हाइफे। और इस बॉडी को बोलते गए, आपको बार बार ये टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी, बोलनी पड़ेंगी, आपको तब याद होएंगी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच विल इमर्ज आउट फ्रॉम दिस स्पोर इज हाइफा एंड इंटरवोवन हाइफा। बुना गया ना स्वेटर की तरह, interwoven hypha is known as mycelium. It is the body of fungus. अब बेसिकली जो ये फंगस की बॉडी है, अब ये एक्सीडेंटली इसके टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंट्स हो गए। अब जो इसके फ्रेगमेंट्स हैं दे विल बिहेव एज न्यू ऑर्गेनिज्म। Fragments will behave as new organisms. This is fragmentation. अब आप फ्रेगमेंटेशन में और एग्जांपल देखोगे, प्रोटोनिमा ऑफ मोस। फ्रेगमेंटेशन में एक एग्जांपल देखी हमने, फंगस स्पोर भी बना रही है, एसेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर्स भी बना रही है, और दूसरे नंबर पे फंगस में हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को भी मिल रही है। और इसके बाद अगली एग्जांपल आप ले सकते हो फ्रेगमेंटेशन में, फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंट का मतलब धागे जैसी एल्गीज, ठीक है। स्पायरोगायरा हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, हम पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखो फिलामेंट का मतलब धागे जैसी, फिलामेंटस एल्गी। ये भी फ्रेगमेंटेशन शो करती है। फ्रेगमेंटेशन में अगली एग्जांपल आ गई प्रोटोनिमा ऑफ मोस। सुना वर्ड मोस,
मोस ही तो सुना है ना, तो मोस भी सुना है, मोस हमने सुना है। यहां पे बताता हूं थोड़ा सा रफ में। जो मोस है ये ब्रायोफाइट है। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? दीज आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एक तरह के प्लांट्स हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स हैं। जब भी हम हिली एरियाज में जाते हैं ना, जैसे हम धर्मशाला गए, मैक्लोडगंज गए, तो जो हिमालय की फुट हिल्स है वहां पे आपको छोटे छोटे से प्लांट्स नजर आएंगे। ये देखो मेरे हाथ को देखो ध्यान से, इतने इतने प्लांट्स चलती हुई कार में तो नहीं नजर आएंगे, कार से उतरना पड़ेगा। जब आप वहां पे जो हिल्स हैं उनके पास जाओगे तो आपको छोटे छोटे प्लांट्स नजर आएंगे। इनकी डिटेल बताऊंगा मैं आपको किंगडम प्लांटी में। ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये ब्रायोफाइट है। इन ब्रायोफाइट्स में एक प्लांट होते हैं मोस, और एक मोस तो जो प्लांट लवर्स हैं उन्होंने देखी हुई है, उसे स्फेग्नम बोलते हैं। स्फेग्नम, जैसे ये एक पोर्ट है, एक पोर्ट में हमने कोई ऐसा प्लांट लगाना है जो बेल की तरह चलता है, तो बेसिकली आपने देखा होगा इसमें एक स्टिक लगा देते हैं और उस स्टिक में एक फूसा भरा होता है। कभी नोटिस करना, ये मनी प्लांट होता है मोस्टली लोगों के घरों में, और मनी प्लांट को इस स्टिक पे चढ़ा देते हैं और स्टिक में एक फूसा भरा होता है, वो स्फेग्नम मोस है। मतलब एक तरह का प्लांट है जो बेसिकली पानी को अपने में रिटेन कर लेता है। इसमें हाइग्रोस्कोपिक एबिलिटी होती है, वाटर को अपने में रिटेन करने की एबिलिटी होती है, इसलिए इसे एक स्टिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे मोस स्टिक बोलते हैं। आप मार्केट में भी जाओगे, नर्सरीज में जाओगे, आप बोलोगे ना मोस स्टिक दे दो, तो मोस स्टिक में आपको स्फेग्नम की स्टिक देंगे। तो इसमें मोस क्यों भरी हुई है? बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू रिटेन वाटर। तो इस पे प्लांट लगा देते हैं कोई भी जो इस पे चलता रहता है बढ़िया, जो क्रीपर वगैरह है ना इस पे बढ़िया चल जाते हैं। तो ये ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं हम ब्रायोफाइट्स में मोस। अब जो ये मोस है ये भी स्पोर बनाती है, इट ऑल्सो फॉर्म्स स्पोर। अब जो ये स्पोर जर्मिनेट होता है, अंडरस्टूड सी बात है, कब जर्मिनेट होगा? ये छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स हैं। अब ये छोटे छोटे से प्लांट्स में जो इस प्लांट ने बनाया स्पोर, अब ये स्पोर जर्मिनेट हुआ। अब ये स्पोर जर्मिनेट होने के बाद, ये देखो ये इसका स्पोर है, ये जर्मिनेट होने के बाद ऐसे स्ट्रक्चर बना देता है। जो ये स्ट्रक्चर है ये एल्गी के साथ रिजेंबल करती है तो ये ब्रायोफाइट्स है, बट ये स्ट्रक्चर रिजेंबल किसके साथ कर रही है? एल्गी के साथ। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा। इसके बाद भी इसका पूरा लाइफ साइकिल है, वी विल डिस्कस इट इन किंगडम प्लांटी। बट फिलहाल समझो मोस ने बनाया स्पोर, स्पोर जर्मिनेट हुआ फेवरेबल कंडीशंस में, और उससे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली है। देखो थ्रेड है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है, इसे बोलते हैं प्रोटोनीमा। और ये स्ट्रक्चर एल्गी के साथ रिजेंबल करती है। तो इस स्ट्रक्चर से ये भी पता लगता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके एंसेस्टर्स कौन रहे होंगे? एल्गी। अब जब इसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, इसके टुकड़े हो जाते हैं, तो फ्रेगमेंट से नए प्लांट्स बन जाते हैं। तो इसे बोल रहे हैं प्रोटोनीमा ऑफ मोस। बाकी थोड़ा सा मैंने आपको बताया इसके बारे में, बाकी इसकी डिटेल जानने के लिए वेट फॉर किंगडम
प्लांटी, वहां पे बहुत मजेदार लाइफ साइकिल आएंगे इनके। प्रोटोनिम ऑफ मोस, ये एनसीईआरटी ने मेंशन की हुई है एग्जांपल, दैट्स व्हाई आई मेंशनड दिस एग्जांपल ओवर हियर। लो जी, फ्रेगमेंटेशन के बाद अगला पॉइंट कौन सा था? आई थिंक 6 था ना ये, कि 5 था। चलो देख लेना आप कौन सा था जो भी अब तक डिस्कस किए। 5th, ये 5th पॉइंट है। 5th हो गया अपना रीजनरेशन। लो भाई, ये फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन भाई बहन ही है। ज्यादातर किताबों में आपको इनके डिफरेंस भी बहुत कम नजर आएंगे। मतलब ऐसा लगता है फ्रेगमेंटेशन ही रीजनरेशन है, रीजनरेशन ही फ्रेगमेंटेशन है, लेकिन हल्का सा फर्क है। जो रीजनरेशन है, रीजनरेशन, तो अब उस केस में जो फ्रेगमेंट है, ठीक है, इसकी एग्जांपल लेते हैं। ये स्टार फिश है, इसमें एक सेंट्रल डिस्क होती है। अब जो ये स्टार फिश है, तो इसकी जो आर्म्स हैं उनकी फ्रेगमेंट्स होगी, फ्रेगमेंट होगी। चलो मान लो ये वाली एक फ्रेगमेंट और होगी। अब जो ये फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट अलोंग विद पार्ट ऑफ सेंट्रल डिस्क, ये बीच वाला पार्ट क्या है? सेंट्रल डिस्क, ये होगी स्टारफिश। तो इस केस में जो इसकी आर्म है अलोंग विद सेंट्रल डिस्क, अब जब इसकी फ्रेगमेंट बन गई है, तो ये फ्रेगमेंट अब क्या करेगी? लॉस्ट पार्ट रीजनरेट कर लेगी। इट विल रीजनरेट लॉस्ट पार्ट। ये लो जी, पहले तो सेंट्रल डिस्क कंप्लीट हुई, तो उसके बाद इसने अपना लॉस्ट पार्ट है जो रीजनरेट कर लिया। तो इस केस में हमने नोटिस किया दिस इज रीजनरेशन। जब फ्रेगमेंट अपने आप को रीजनरेट करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना देती है, दिस इज नोन एज रीजनरेशन। और इसकी एग्जांपल हमने ले ली स्टारफिश। अब स्टारफिश में अगर सेंट्रल डिस्क का पार्ट नहीं होगा, देन इट विल नॉट रीजनरेट। इसका मतलब अगर ये पार्ट पूरा रीजनरेट करना चाहती है, इट मस्ट कंटेन ए पार्ट ऑफ सेंट्रल डिस्क। और एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल और मेंशन की है। एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल मेंशन की है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक फ्लैट बोम है, फ्लैट बोम है, फ्लैट जैसे सेलो टेप होती है ना, वैसे ऑर्गेनिज्म। अब उन्होंने लिखा है प्लेनेरिया शोज ट्रू पावर ऑफ regeneration, that this organism shows true power of regeneration. लो जी, इसके बाद हम नोटिस करते हैं ये कुछ मेथड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। बाकी ये आते रहेंगे जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम ओनरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई पढ़ोगे, फिर उसके बाद किंगडम प्लांटी आ जाएगा, फिर उसके बाद किंगडम एनिमिलिया आ जाएगा। मतलब ये चलती रहेंगी चीजें डिटेल में, ये तो स्टार्टिंग है। तो उसके बाद आ गई, मैंने बोला वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव हमने बात की थी भी। जो प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोल देते हैं। अब जो
हमने डिस्कस किया फंगस में फ्रेगमेंटेशन हो रही है, तो उसमें भी तो जो बॉडी पार्ट है उससे नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। और पहले जो फंजाई है वो किंगडम प्लांटी में होती थी, इसलिए ज़्यादातर प्लांट्स वाली टर्मिनोलॉजी ही यूज़ होती है फंजाई में। तो आप उसे भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोल सकते हो। इट इज़ बेटर टू कॉल फ्रेगमेंटेशन ऑफ फंजाई एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये टर्म आप किंगडम प्लांटी में तो यूज़ करोगे ही करोगे। तो इस केस में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने बात की थी, जो एक प्लांट है, प्लांट का रूट, प्लांट की स्टेम, प्लांट के लीव्स, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। जब इन पार्ट से नए प्लांट्स बन जाते हैं तो इसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू plants from vegetative parts of plants। तो इस केस में शुगर केन कैसे ग्रो करते होंगे? हाउ वी प्रोपेगेट शुगर केन, गन्ना कैसे लगाते हो? तो जो गन्ना है, इस केस में हमें ये नोड्स नजर आ रही हैं। जो नोड्स हैं इसके पास बड्स होती हैं, नोड्स है बड्स। अब हम क्या करेंगे, इस गन्ने को इंटरनोडल रीजन से काट लेंगे। समझते हो नोड क्या होती है, इंटरनोड क्या होती है? व्हाट इज नोड एंड इंटरनोड? तो जो नोड है इस पे बड्स होती है, नोड है बड्स। एंड जो दो नोड्स के बीच वाला पार्ट है, ये नोड होगी ना, इसके बीच वाला पार्ट हो गया ये वाला। इंटरनोड बेसिकली कल्टीवेशन का मेथड है। जो फार्मर्स हैं ये क्या करते हैं, जो सुपीरियर क्वालिटी के सेक्रम ऑफ सिनेरम गन्ना है उसे बेसिकली इंटरनोडल रीजन से काट लेते हैं, तो उसे ये पैग ऑफ कर देते हैं जमीन में। जो बड वाला रीजन है उसे जमीन में लगाया, उससे नया रूट सिस्टम और शूट सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, ये हॉर्टिकल्चरल मेथड है, किसानी मेथड है, जिससे हम वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं शुगर केन जैसे प्लांट्स को। अब अगर आप प्लांट्स को पसंद करते हो तो क्वाइट ऑब्वियस है, आपने बॉटनी ली है तो आप प्लांट्स को पसंद करते हो। तो अब उस केस में आपने देखा होगा रोज को कैसे वेजिटेटिवली प्रोपेगेट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो रोज है इसकी ओल्डर स्टेम्स के 12-12 सेंटीमीटर के पीस बना लेंगे, मतलब ऑलमोस्ट इस मार्कर के साइज के। जो ये 12-12 सेंटीमीटर के पीस हैं, इन्हें ऑक्सिन हार्मोन में डिप करेंगे तो जमीन में लगा देंगे। जो ऑक्सिन हार्मोन है वो रूटिंग इंड्यूस करेगा, इस पे रूट्स बनाएगा। ऑक्सिन 10th में पढ़ा है ना, ऑक्सिन हार्मोन वो रूटिंग इंड्यूस करता है शूट्स पे, स्टेम पे, तो उससे ये नया प्लांट बन जाएगा। अब मजेदार एग्जांपल्स जो एग्जामिनर ज्यादा पूछता है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम लीफ। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन फ्रॉम लीफ। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, ब्रायोफिल्म। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो वो बोलते हैं इसे पत्थर चट। पत्थर चट मैं आपको दिखाऊंगा इसका प्लांट, तो आप नोटिस करोगे ऐसे लीव्स होते हैं इसके। और जो लीव्स हैं इनके जो मार्जिन हैं, दीज आर द मार्जिन ऑफ लीव्स, यहाँ पे बड्स होती हैं।
अब ये जो बर्ड्स हैं इससे ही नए प्लांट बन जाते हैं, न्यू प्लांट्स अराइजेस फ्रॉम दीज बर्ड्स। मैं आपको दिखाऊंगा, आजकल इनका सीजन है, तो आजकल आपको एक एक लीफ पे कितने कितने सारे प्लांट्स नजर आएंगे, छोटे छोटे से प्लांट्स। आई विल शो यू दिस प्लांट। उसके बाद एक एग्जांपल और है, ब्रायोफिलम तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, जो लोग थोड़े बहुत फैमिलियर हैं उन्हें याद है। एंड सेकंड एग्जांपल इज कैलेंचोई। इस पे बड़ा ब्यूटीफुल फ्लावर आता है, इसके जैसा ही प्लांट है, ब्रायोफिलम जैसा, कैलेंचोई। बट दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट तो लीफ के थ्रू कर रहे हैं, कैलेंचोई एंड ब्रायोफिलम। बट कैलेंचोई पे जब लीफ पे इंजरी होएगी, इंजरी ऑन लीफ इंड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट। अब फर्क है थोड़ा सा भाई, एग्जामिनर पूछ रहा है कौन कौन से प्लांट्स वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं लीफ से। अब बोलोगे ब्रायोफिलम एंड कैलेंचोई। अब वो बोलेगा लीफ इंजरी किसमें इंड्यूस करती है, न्यू प्लांट फॉर्मेशन। ए चॉइस ब्रायोफिलम, सेकंड चॉइस कैलेंचोई, सी चॉइस बोथ, डी चॉइस नन। तो ध्यान रखना है भाई, इसने पूछा है लीफ इंजरी के बाद न्यू प्लांट फॉर्मेशन किसमें हो रही है, देन बेस्ट आंसर इज द कैलेंचोई, ओनली कैलेंचोई। आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट। अब ये छोटी छोटी सी चीजें हमने समझनी है, और एग्जामिनर आपको पूछ रहा है, कभी सीधी पूछ लेता है, कभी घुमा के पूछ लेता है। अगर आती है तो आसान है, नहीं आती तो मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ गया अपना थर्ड रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब भाई चाहे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है, चाहे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये प्रोजेनी फीचर है। इससे न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की जरूरत क्या है, ताकि जो स्पीशीज हैं वो अर्थ पे सरवाइव कर सकें। क्यों सरवाइव कर सकें, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, जैसे अमीबा हो गया। वो बाइनरी फिशन से जो डिवाइड करते हैं, तो इन्हें इमोर्टल बोल देते हैं, इन्हें अमर बोल देते हैं, क्योंकि जब भी इनकी नेचुरल डेथ होने वाली होती है, ये उससे पहले ही एक से दो डिवाइड हो जाते हैं, तो इन्हें इमोर्टल बोलते हैं। इनमें नेचुरल डेथ नहीं पाई जाती। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने बात की जो पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोजेनेसिस वर्जिन बर्थ, उसे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों लिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं लिया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजों का होना जरूरी है, मियोसिस एंड सिनगेमी। सिन का मतलब बताया था टुगेदर, एंड गेमी इज द मैरिज। सब ग्रीक वर्ड है। अब आपको पता है म्यूसिस क्या होती है। जो सीबीएसई वाले हैं उन्होंने 9th में पढ़ी है, जो आईसीएसई वाले हैं उन्होंने 10th में पढ़ी है। म्यूसिस, म्यूसिस ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन
ये एक सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम पड़े हैं, मान लो ह्यूमन सेल है। तो जो ये सेल है इसमें पहले रेप्लिकेशन होगी, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की रेप्लिकेशन होने के बाद ये सेल डिवाइड करेगा। ये एक सेल एक से 4 सेल बना देगा। 1 सेल विल डिवाइड टू फॉर्म 4 सेल्स। जो 4 सेल्स बनेंगे वो सब में 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम 23 क्रोमोसोम रहेंगे। तो हमने नोटिस किया 1 से 4 सेल बन रहे हैं। और जो ये 46 सेल्स वाला ह्यूमन सेल है इसे हम बोल देते हैं डिप्लॉइड 2n। तो इसमें जो 23 क्रोमोसोम है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं n, हैप्लॉइड। तो इसका मतलब जो म्योसिस है ये हमेशा डिप्लॉइड सेल में होती है और हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करती है। डिप्लॉइड मतलब जिनमें 2 जीनोम है। अब ये जो हमारा सेल है इसमें 46 क्रोमोसोम कहाँ से आए? 23 क्रोमोसोम एग ने दिए। वही चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब ह्यूमंस की बात करते हैं, इजी हो जाएगा। ह्यूमंस में ये मान लो मेल है, ये मान लो फीमेल है। तो इस केस में जो मैच्योर मेल है ये विल प्रोड्यूस स्पर्म्स और जो मैच्योर फीमेल है इट विल प्रोड्यूस एग। अब जो एग और स्पर्म है ये गेमीट्स हो गए। ये गेमीट्स हम में मियोसिस से बनते हैं। मियोसिस। तो उस केस में अब ये स्पर्म और एग आपस में फ्यूज होंगे। ये फ्यूज होके ये बन जाएगा ज़ाइगोट। अब जो 23 क्रोमोसोम है ये ह्यूमन स्पर्म में पड़े थे और ये 23 क्रोमोसोम ह्यूमन एग में पड़े थे। और ज़ाइगोट में कितने हो गए? 23 प्लस 23 46 क्रोमोसोम हो गया अगेन डिप्लॉइड। बाकी ये NN 2N और डिटेल में पढ़ेंगे हम आने वाले टाइम में, बट इस चैप्टर में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये चीज है जी। तो इस केस में देखो यहाँ पे म्योसिस भी हुई और ये गेमीट्स आपस में फ्यूज हुए तभी ज़ाइगोट हुआ। ये सिंगेमी हुई। ये दोनों चीजों का होना जरूरी है अगर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। इसीलिए हम पार्थेनोजेनेसिस में हमने नोटिस किया उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, क्योंकि उनमें ये चीजें मिसिंग है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब भाई फास्ट रिप्रोडक्शन कौन सी है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो रिप्रोडक्शन है। बट नेचर पसंद किसे करती है? नेचर फेवर्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका रीजन क्या है? इसका साफ सुथरा सा रीजन है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है इट इज मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। उनमें वेरिएशंस नेग्लिजिबल होती हैं। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं दे हैव वेरिएशंस। और वेरिएशंस क्यों चाहिए? व्हाई वी नीड वेरिएशंस? वेरिएशंस हमें सरवाइव करने की एबिलिटी देती हैं चेंज्ड एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट डे बाय डे चेंज हो रहा है, तो वही बचेंगे जो फिटेस्ट होंगे। तो अब जो फिटेस्ट कौन होंगे ये आज तो बोला नहीं जा सकता, ये डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है। तो उस केस में फिटेस्ट वो होंगे जिनमें वो फेवरेबल वेरिएशंस होंगी जो उस टाइम उन्हें सरवाइव करवाएंगी। तो इसका मतलब वेरिएशंस आती जा रही हैं।
जो बेस्ट वेरिएशंस हैं उन्हें नेचर चूज कर लेती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण वेरिएशंस आती हैं, इसलिए नेचर पसंद करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और इसके रिलेटेड कुछ चीजें और की जा सकती हैं, छोटी छोटी टर्म्स जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। अब हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो अब हम ह्यूमंस में तो मेल और फीमेल है, इन्हें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो एक्सटर्नली, है ना। फीमेल को एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश कर सकते हो, मेल को भी एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इसे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। डाइमॉर्फ, मॉर्फोलॉजी से बढ़ रहा है मॉर्फ, डाई का मतलब दो फॉर्म्स हैं, मेल अलग है फीमेल अलग है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म हर्मेफ्रोडाइट भी होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट्स, हर्मेफ्रोडाइट्स क्या है? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इन सेम ऑर्गेनिज्म। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेनिज्म सेक्स ऑर्गन सेम ऑर्गेनिज्म में पड़े हैं, ये हो गए हर्मेफ्रोडाइट्स। इनकी एग्जांपल्स, अब एनसीईआरटी ने जितनी एग्जांपल्स मेंशंस की हैं +1 और +2 में, उन्हें याद करने का एक वे बताता हूं मैं, उससे आपको सारे हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म याद हो जाएंगे। टीनो टेल्स हर्मा, ठीक है, टीनो टेल्स हर्मा, ये फंडा हो गया। अब ये टीनो क्या है? ये है टीनोफोरा। टीनोफोरा, टेपवर्म, अर्थवर्म, लीवर फ्लूक, लीच, स्पॉन्जिस। ये सारे हर्मेफ्रोडाइट्स हैं। अब इसके अलावा एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, लेकिन हमने 8th 9th में पढ़ा है, हाइड्रा। इट इज ऑल्सो हर्मेफ्रोडाइट। ऐसे हाइड्रा हर्मेफ्रोडाइट। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है जो एग्जामिनर मोस्ट फ्रीक्वेंटली पूछ लेता है। टीनोटेल्स हर्मा 10 बार बोलोगे तब याद होएगा। टीनोटेल्स हर्मा, टीनोटेल्स हर्मा, टीनो टेप अपना टीनोफोरा, टेपवर्म, अर्थवर्म, लीवर फ्लूक, लीच, स्पॉन्जिस। तो यही होमवर्क है। हम ना हमें समझ आ गया जी। अब समझ आने वाली बात तो समझ आ गई, अब ये तो याद करने वाली बात है, और याद करने का मैंने वे बता दिया आपको। टीनो टेल्स हर्मा, ठीक है। अब आप इसे अब याद कर लोगे तो बाद में आसानी हो जाएगी, अब याद नहीं करोगे तो बाद में तो भाई याद करना ही पड़ेगा। अब ये सारे ऑर्गेनिज्म हर्मेफ्रोडाइट हैं। अब हर्मेफ्रोडाइट होने का क्या मतलब है? क्या यही ऑर्गेनिज्म एग और स्पर्म प्रोड्यूस करके सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर देंगे? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हर्मेफ्रोडाइट may show self fertilization or cross fertilization। मेजॉरिटी तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही शो करेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो कर देंगे। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में
egg and sperm produced by same organism। तो इस केस में आप एग्जांपल ले सकते हो टेपवर्म। बाकी ज्यादातर क्रॉस फर्टिलाइजेशन फेवर करते हैं। नेचर फेवर्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लो जी, अब हमने नोटिस किया जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन ये ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं आप बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया वर्कर भी है तो लिविंग है वो, म्यूल है वो भी लिविंग है, और उसके बाद जो इनफर्टाइल कपल्स हैं वो भी लिविंग है, बट दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। सो reproduction can't be taken as all inclusive property of life। यार ठीक है, लिविंग रिप्रोड्यूस करेंगे, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट जरूरी नहीं है सारे लिविंग रिप्रोड्यूस करेंगे। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट डिफाइन लाइफ सोनली ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। आप ये नहीं बोल सकते जो लिविंग है वो हमेशा रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देयर आर सम लिविंग विच कैन नॉट रिप्रोड्यूस। आई थिंक यू गॉट द कॉन्सेप्ट। रिप्रोडक्शन का रिवीजन होगी आपकी, तो इनमें छोटी छोटी सी चीजें आप अभी याद करते रहो साथ साथ में। तो करेक्टर डिस्कस कर रहे थे हम लाइफ के, तो हमने जो कल शुरू किया था द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने बोला था जो लाइफ को डिफाइन करना बहुत टेढ़ी खीर है, लाइफ को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट वी विल ट्राई टू मेक अ प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लाइफ। हम कोशिश करेंगे प्रिसाइज डेफिनेशन बनाने की, लाइफ की डेफिनेशन बनाने की। तो उस डेफिनेशन को बनाने के लिए हमने लाइफ को समझना शुरू कर दिया। हमने देखा सबसे पहले भी जो लाइफ है ये कुछ करेक्टर्स पोजेस करती है, तो इनमें से कुछ करेक्टर्स ऐसे भी हैं जो नॉन लिविंग भी पोजेस करते हैं। तो हमने ऑब्जर्व किया ग्रोथ, हमने ऑब्जर्व किया जो ग्रोथ है वो लिविंग भी शो कर रहे हैं, नॉन लिविंग भी शो कर रहे हैं। हाँ, ग्रोथ के पैटर्न में फर्क है, जो लिविंग है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ शो कर रहे हैं, जो नॉन लिविंग है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो कर रहे हैं। अकम्युलेशन ऑफ मटेरियल है ना, घर में सफाई करनी बंद कर दो, ठीक है, आप नोटिस करोगे वहां पे डस्ट अकम्युलेट होना शुरू हो जाएगी। जब डस्ट अकम्युलेट हो रही है तो उसका मास बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो आप बोल सकते हो ग्रोथ हो रही है। लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ हो रही है वो मटेरियल्स की अकम्युलेशन से हो रही है, वो बाहर की तरफ से हो रही है। बट जो लिविंग है उनमें जो ग्रोथ हो रही है वो इंट्रिंसिक है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ है, वो उसमें इंटोसिसेप्शन हो रही है, उसमें लिविंग मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, जो डीएनए बन रहा है हमें, जो आरएनए बन रहा है हमें, जो प्रोटीन्स बन रही हैं हमें, जो फैट्स बन रही हैं हमें, जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो रही है हमें, ये जब चीजें बढ़ रही हैं तो हम बोल रहे हैं ग्रोथ होगी। बट अब ये करेक्टरिस्टिक फीचर तो लिविंग ने भी शो कर दिया, नॉन लिविंग ने भी ग्रोथ। सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस करना शुरू किया रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में भी हमने यही चीज नोटिस की भी, जो लिविंग है वो तो रिप्रोड्यूस करते हैं और जो नॉन लिविंग है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, बट कुछ लिविंग ऐसे भी हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो इसलिए हमने बोला रिप्रोडक्शन कांट बी टेकन एज ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। इसके बाद
हमें और करेक्टर्स देखने पड़ेंगे लाइफ को समझने के लिए। लाइफ बड़ी मजेदार चीज है। मैंने आपको बताया था बायोलॉजी की डेफिनेशन, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद लाइफ। और मैंने बताया था जो लाइफ है इसे समझना डिफिकल्ट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। अब आपको इंटरेस्ट भी नजर आ रहा होगा, डिफिकल्टी भी नजर आ रही होगी। और नेक्स्ट लेवल पे हम और करेक्टर्स देखेंगे लाइफ के, जिसमें आ गया अपना मेटाबॉलिज्म। Sum total of all the chemical reactions taking place in the cell constitute metabolism. अब एक सेल है, ये जो मैंने डॉट लगाया है ये मैनी टाइम बड़ा है अगर आपको नजर आ रहा हो एक सेल से, क्योंकि सेल एक माइक्रोस्कोपिक एंटिटी है। जो टिपिकल सेल है, अब उसे थोड़ा सा एनलार्ज करके देखते हैं। इट इज ए टिपिकल सेल। इसमें 5000 केमिकल्स हैं। अब बड़े ध्यान से देखो, बड़ी से बड़ी लैब देखोगे ना, लेबोरेटरी, उसमें 100-200 से ज्यादा केमिकल्स नहीं होंगे। जो ये माइक्रोस्कोपिक सेल है, टिपिकल सेल, इसमें 5000 केमिकल पड़े हैं। तो 5000 केमिकल वाला जो ये सेल है, ये तो केमिकल फैक्ट्री होगी। वी कैन कॉल इट केमिकल फैक्ट्री। अब ये जो 5000 केमिकल्स हैं ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपस में रिएक्शंस बना रहे हैं, तो उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये दो तरह के रिएक्शंस कर रहे हैं, या तो कुछ बन रहा है या कुछ टूट रहा है। जब कुछ बना रहे हैं उसे एनाबॉलिज्म बोल देते हैं, जब कुछ टूट रहा होता है उसे कैटाबॉलिज्म बोल देते हैं। तो आप बोल सकते हो मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। पता है आपको एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म इज बायोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन। अब एनाबॉलिज्म की एग्जांपल ले सकते हो जिसके पीछे भी सिंथेसिस लग रहा है। फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, ठीक है, जिसके पीछे भी सिंथेसिस लग गया वो एनाबॉलिज्म की एग्जांपल है। तो सिंपल सी एग्जांपल लिख लो फिलहाल, फोटोसिंथेसिस, ब्रेकडाउन, जहां पे भी कुछ टूट रहा है, ठीक है, दैट इज कैटाबॉलिज्म। अब आप बोल दो फैट ब्रेकडाउन, प्रोटीन ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन, या बोल दो सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है जी, रेस्पिरेशन तो सुना है ना वर्ड, रेस्पिरेशन, है ना। पहले कुछ क्लासेस ऐसी भी पढ़ी हमने जिसमें रेस्पिरेशन बोलते थे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम एग्जिट कर रहे हैं दैट इज रेस्पिरेशन। और धीरे धीरे 10th तक आते आते डेफिनेशन थोड़ी सी और बेटर होगी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। दुनिया का हर एक ऑर्गेनिज्म अगर जिंदा है तो उसे कॉन्टिन्यूअस इनटेक ऑफ एनर्जी चाहिए। तो वो कॉन्टिन्यूअस इनटेक ऑफ एनर्जी है जो, तो वो कहां से आ रही है, वो एनर्जी कहां से आ रही है? वो आ रही है फूड को तोड़ने से।
फूड की ऑक्सीडेशन करते हैं हम, उससे एनर्जी मिलती है। तो कैसे तोड़ते हैं फूड को, कैसे एनर्जी मिलती है, ये थोड़ा सा मैं आपको कल बताऊंगा, आज इतना कीजिए। ओके फ्रेंड्स, एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए नेट से और पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ कुछ मटेरियल अब मैं आपको देना शुरू करूंगा जो इसके रिलेटेड है। थैंक यू।